हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षारक और लवण। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो है इंडिकेटर्स तक पहुंच चुके थे। इससे पहले जो है हमने केमिकल रिएक्शंस देखी, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक के साथ धातु की क्या क्या अभिक्रिया होती है, वहां पर क्या बनता है। तो अम्ल और क्षारक के साथ जब धातु की अभिक्रिया होती है तो वहां पर जो है हमें लवण और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। चलिए, अम्ल की रिएक्शन जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ हम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मिलेगी। और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जो है बेस यानी कि क्षारक के साथ नहीं होती। आगे, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यानी कि धातु ऑक्साइड की रिएक्शन जब अम्ल के साथ हुई और धातु ऑक्साइड की रिएक्शन जब क्षारक के साथ हुई तो हमें देखने को मिला लवण और जल। उसके अलावा आगे हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि NaOH जो कि हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि एक प्रबल अम्ल है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो जो रिएक्शन है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के बाद जो है यहाँ पर लवण और जल प्रोड्यूस होता है। ठीक, इस तरीके से जो हमारी है अभिक्रिया उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। चलिए, तो अब हम इंडिकेटर्स में पहुंच गए थे। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स को हम सूचक भी कहते हैं। ये सूचक कौन से सूचक होते हैं? जो हमारे एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक की प्रकृति बताती हैं, यानी कि किसी भी विलयन की या किसी भी पदार्थ की क्या प्रकृति है, या वो क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है, ये हमें जो है सूचक द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The indicators tell whether a substance is acid or basic by changing their color. तो जो सूचक जो हमारे होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, अपना रंग चेंज करके, यानी कि अपने कलर क्या बदलाव करके। ठीक है, दूसरा हमारे नेचुरल, सबसे पहले हमारे तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अब वो तीन तरह के इंडिकेटर्स कौन से? पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि जिसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक कैसे होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये हमें नेचर से ही प्राप्त होते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये हमें नेचर से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि लिटमस। अब लिटमस जो है एक तरह का पेपर होता है, ठीक है, उससे हम जो है अपना बता सकते हैं कि जो हमारे पास पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस जो है वो प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि ये हमें जो है लाइकेन पौधे से हम लिटमस को बनाते हैं, यानी कि लाइकेन जो हमारे पास एक पौधा होता है उससे हम जो है लिटमस प्रिपेयर करते हैं। अगला हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी का भी क्या होता है? सूचक होता है। ठीक है, हल्दी का भी हम सूचक बनाते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, यानी कि क्लास 7th 8th में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार हम हल्दी का जो है सूचक बनाते हैं, किस प्रकार हल्दी को जो है एक बाउल में हल्दी का हम पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद एक ब्लॉटिंग पेपर या कोई शाही सोखता पेपर जिसे हम कहते हैं, तो शाही सोखता पेपर में हम जो है टर्मरिक का पेस्ट लगाएंगे और उसको सुखाएंगे, फिर उसको जो है पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे और वही बन जाएगा हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी का सूचक। अब इस सूचक की मदद से जो है हम बता सकते हैं कि पदार्थ हमारा एसिडिक है, क्षारीय या क्षारीय है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए आगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर दे आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, इन्हें लैबोरेटरी में सिंथेसाइज यानी कि बनाया जाता है, इन्हें लैबोरेटरी में बनाया जाता है। सिंथेटिक नेचुरल यानी कि जो हमें नेचर यानी कि प्रकृति से मिलता है। सिंथेटिक उसके विपरीत जो हम बनाते हैं या जिसे हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ तरह के आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम बचपन में छोटी क्लासेस में यानी कि क्लास 7th में या क्लास 8th में हमने पढ़ा होगा फिनोल्फथालीन, ये हमारा एक इंडिकेटर है। ये जो है पिंकिश कलर का होता है, तो ये एसिड में जाते ही अलग कलर देता है और बेस में जाते ही अलग कलर देता है। ठीक है, साथ ही हमारा मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर है। चलिए, तो नेचुरल इंडिकेटर और जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो नेचुरल इंडिकेटर है वो नेचुरली हमें जो है
प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि हमारा हल्दी। इसके अलावा गुड़हल का पुष्प यानी कि चाइना रोज, वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का, जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, गुड़हल का पुष्प बोलते हैं। तो वो भी क्या हमारा एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, वो भी हमारा जो है एसिड में अलग कलर शो करता है और बेस में अलग कलर शो करता है। चलिए, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो हमारे क्या है, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियली उनको बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि फिनोल्फथालीन हमारे पास हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो ये एसिड में अलग कलर हमें शो करता है और बेस डालने पे ये क्या है, अलग रंग शो करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देयर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनका जो है ऑर्डर यानी कि जिनकी गंध, जिनकी स्मेल जो है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय मीडियम में और अम्लीय मीडियम में जो है अलग अलग होती है। जैसे कि हमारा वनीला, तो वनीला जो है एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल शो करता है और क्षारीय मीडियम में अलग स्मेल शो करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और है हमारे पास अनियन, देखिए हम प्याज कहते हैं, तो अनियन और वनीला जो है एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल शो करते हैं और बेसिक मीडियम में अलग स्मेल शो करते हैं, जिससे कि ये भी क्या एक इंडिकेटर का काम करते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, सूचक का काम कर रहे हैं। तो एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस में डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, हमारे सूचक हैं। तो यहाँ पर जो हमने 3 इंपॉर्टेंट जो है सूचक हमारे हमने पढ़ लिए, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। तो ये आप नोट कीजिए और इनके एग्जाम्पल आप जरूर जरूर नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वटार एल्कलीज। एल्कलाई क्या होते हैं? अब एल्कलाई क्या होते हैं, देखो पहले अभी हमने पढ़ा एसिड और बेस के बारे में, तो बेस में ही हमने एल्कलाई के बारे में भी पढ़ लिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि जब हम बेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऐसे बेस जो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, है ना, घुल जाते हैं या घुलनशील होते हैं, उन्हें एल्कली बोला जाता है या एल्कलाई हम कहते हैं। ठीक है, एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि एल्कलाई क्या है, एक तरह का क्षारक है। एल्कलाई क्या है, इज अ बेस, यानी कि एक तरह का क्षारक है जो पानी में घुलनशील होता है। पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, अब टच टच करने में ये कैसे होते हैं, जो हमारे बेस जो होते हैं वो टच करने में कैसे होता है, साबुन जैसे होते हैं, है ना, चिकने होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे एल्कली होते हैं वो भी टच करने में कैसे होते हैं, वो भी टच करने में सोपी यानी कि साबुन की तरह चिपचिपे होते हैं। उनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और ये कैसे होते हैं, कॉरोसिव होते हैं। ठीक है, अब कुछ बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं जिन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं, तो एल्कलाई के एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो। और इनका जो पीएच है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, सिर्फ क्योंकि ये बेस ही होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। तो बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, इसीलिए इनका पीएच भी जो है 7 से ज्यादा होता है। और 7 से कम जिनका पीएच होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब इतना आप नोट कीजिए, फिर हम ये आगे का पढ़ते हैं। चलिए, तो हम पढ़ चुके कि एल्कलाई क्या होते हैं, बेस होते हैं, एक तरह के क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं जो पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व यानी कि घुलनशील। घुलनशील होते हैं पानी में, टच करने में साबुन जैसे होते हैं। ठीक है, और साबुन जैसे होते हैं और कड़वे होते हैं, है ना, अगर हमने टेस्ट करे तो क्या होते हैं, ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और कॉरोसिव यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया, है ना, तो इस तरीके से जो है ये मेटल को खराब भी कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, कॉरोसिव नेचर के होते हैं। अगला इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनका पीएच जो है 7 से ज्यादा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पढ़ लेते हैं। एल्कलाई के गुण क्या होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं? सबसे पहले दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो डेंसिटी। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट यानी कि कोमल होते हैं, और लो डेंसिटी यानी कि इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इनकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है।
आगे एल्केलाई हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, और जिस पॉइंट पर ये बॉयल होते हैं यानी कि उबलते हैं, तो दोनों ही क्या है, इनका बहुत ही कम है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अगला दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अच्छा, ये जो है ज्वाला को एक कैरेक्टरिस्टिक रंग देते हैं। ठीक, आगे एल्केलाइन रिएक्ट इजीली विद हैलोजन, ये हैलोजन के साथ इजीली यानी कि आसानी से रिएक्ट करते हैं, आसानी से अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, हैलोजन, हैलोजन यानी कि हमारे हैलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे सारे सारे क्या है, ये सारे हमारे हैलोजन है। तो ये हैलोजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं यानी कि रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ। तो हैलोजन हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलोजन होते हैं। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये कोमल होते हैं, इनकी जो है घनत्व कम होता है। दूसरी चीज, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। चौथी चीज जो है, ये ज्वाला को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। और पांचवी चीज जो है, ये क्या करते हैं, हैलोजन के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हैलोजन यानी कि जो हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। चलिए, अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप एल्कलाई के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब डाइल्यूशन के बारे में हम क्या जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम DIL डॉट भी कहते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि एसिड यानी कि अम्ल और क्षार को पानी में घोलने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा जो है निकलती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा जो है वहां पर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, तो उनको जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो जब एसिड और बेस को हम पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, घोलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा हीट यानी कि ऊष्मा निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, तो हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हम मिक्स कर रहे हो नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ। ठीक है, चलिए, अब जो है डाइल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, अगर हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, या कोई बेस है, एसिड है और बेस है, तो ये अपनी कौन सी फॉर्म में होते हैं, ये अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ही ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन में जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें चाहिए होती है एसिड और बेस, लेकिन बहुत बार हमें क्या होता है कि एसिड और बेस तो चाहिए होता है लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं। हम जब रिएक्शन पढ़ते क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड दो या कंसंट्रेटेड एसिड दो। तो इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, पहले एसिड जो नॉर्मल, जैसे हमारे पास एसिड है तो वो कौन सी फॉर्म में, अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम इसे डाइल्यूट करना है तो पानी में हमें जो है थोड़ा सा एसिड डालनी पड़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, वो हमारा जो है डाइल्यूट मिक्सचर बन जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास क्या है, बेस है, उसको भी हमें सेम तरीके से डाइल्यूट बनाने के लिए उसको पानी के साथ थोड़ा सा कम अमाउंट में डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जो है इस जो प्रक्रिया ये जो हम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड को या कंसंट्रेटेड बेस को, जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस होता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है अगर हमने यहाँ पर जो है सावधानी नहीं बरती। क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही क्या होते हैं, हमें जला सकते हैं, एसिड भी और बेस भी। इसीलिए जो है जब हम कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस से डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। अच्छा, अब कैसे बनाएंगे, हम एसिड में पानी डालेंगे या पानी में एसिड डालेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है और इस टेस्ट ट्यूब में बेस है, ठीक है, चलिए, तो पहले एसिड की बात कर लेते हैं।
अगर हमें इस एसिड से डाइल्यूट एसिड बनानी है, यहाँ पर हमें कंसंट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट एसिड बनानी है, तो देखो अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने क्या डाला, एसिड डाला, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें है पानी, ठीक है। अब इसमें इतना क्या है, एसिड है, और इसमें क्या है, इतना पानी है। अब इस एसिड में अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एक धमाका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो एसिड और बेस जो डाइल्यूट कर रहा है उसमें क्या हो सकती है, चोट लग सकती है, हाथ में हाथ जल सकता है, या और भी कुछ नुकसान हो सकता है वहां पर। इसीलिए हमेशा जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा पहले वाटर लें, ठीक है, वाटर में हमें ड्रॉप करके एसिड को ड्रॉप वाइज डालना है, ठीक है, जिस वजह से कोई भी वहां पर कोई भी कुछ भी वहां पर गलती ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पढ़ते हैं एसिड टू वाटर। अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो ऐसे नहीं कि हम एसिड को डाल रहे हैं तो एकदम से एसिड को डाल दिया पानी में, ऐसे नहीं डाल सकते, हमें क्या करना है, ड्रॉप वाइज डालना है और साथ में स्टीर यानी कि उसको घुमाते रहना है, ठीक है। चलिए आगे, वाटर टू एसिड। अगर हम वाटर को डाल रहे हैं एसिड में, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। यानी कि जब हम वाटर को अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में डालते हैं तो वहां पर इतनी हीट निकल सकती है कि जो मिक्सचर है वो बाहर की तरफ स्प्लैश हो जाए, ठीक है, वहां पर कोई जो है बर्न हो सकता है, किसी को जल सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। द ग्लास जो जिसमें हमने जो एसिड को रखा हुआ है वो कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है ज्यादा हीट की वजह से। इसीलिए जब भी कंसंट्रेटेड मिक्सचर हम बनाते हैं तो हम एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डालते हैं, ठीक है, एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डालते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर हम जो है पूरियां या ऐसा कुछ बनाते हैं तो एक जो हमारे पास जो बर्तन है, यूटेंसिल है, उसमें क्या है, बहुत सारा ऑयल है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म ऑयल है। अगर हम उसमें एक बूंद पानी की डाल दें तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा उसमें, हमें देखने को मिलेगा कि तेल की जो है बूंदे बाहर की तरफ स्प्लैश होंगी, तो हमें बर्न हो सकता है। सेम वैसे ही केस एसिड के साथ है, ठीक है, तो एसिड में जो है हमें कभी भी पानी नहीं डालना, ठीक है। अगर हम पानी में, हमें क्या लेना है, पानी लेना है, और उसमें क्या करना है, उसमें हमें एसिड ड्रॉप वाइज डालना है, जिससे कि हम जो है डाइल्यूट एसिड इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म, ठीक है, बिना हार्म के हम जो है एसिड वहां पर डाइल्यूट एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा कि एसिड और वाटर, जब हम वाटर में एसिड डालते हैं और एसिड में वाटर डालते हैं तो दोनों ही पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए। और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कि एसिड टू वाटर, यानी कि वाटर में जो है हमें एसिड ऐड करना है। जो दो हमारी इंपॉर्टेंट एसिड होती हैं वो कौन सी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसे हम बोलते हैं, और हमारी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है कि यहाँ पर जो है ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जब हम एसिड और बेस में जो है, एसिड और बेस को जो है वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, जब हम वाटर में मिलाते हैं तो उन क्या होता है, वो डाइल्यूट बन जाते हैं। डाइल्यूट बनने से होता क्या है कि जो उनके कंसंट्रेशन ऑफ उनके जो आयंस होते हैं, क्या होते हैं, उनके आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिस वजह से वो मिक्सचर क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, एसिड यानी कि अम्ल जो हमारे होते हैं, और बेस यानी कि क्षारक जो हमारे होते हैं, तो हमारे एसिड जो होते हैं, यहाँ पे जो आयंस की बात की गई है ना, तो क्या आयंस की बात की गई है, जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं आयंस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एसिड और बेस को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो उनके आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये होता है डाइल्यूशन, इस तरीके से जो है एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। चलिए तो ये आप जो है नोट कर लेंगे। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए, आगे पीएच द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब पीएच के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में जो है हमने इसके बारे में एक जनरल आइडिया ले लिया था कि पीएच में जो है 1 से लेकर 14 तक
नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार नंबर होते हैं। 7 जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से कम जो भी नंबर्स हमारे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 7 से कम जो है हमारे, वो क्या है, हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। और 7 से ज्यादा जो है वो क्या शो करता है, वो हमारा बेसिक नेचर शो करता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का, या किसी भी विलयन यानी कि सॉल्यूशन का, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। pH scale was developed to measure the concentration of hydrogen ions। तो ये जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है किसी भी विलयन में। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें कैसे पता चलेगी, पीएच स्केल की मदद से पता चलेगी। चलिए आगे, P in pH स्टैंड फॉर पोटेंस। P का मतलब पोटेंस, जर्मन मीनिंग पावर, ठीक है। और H मतलब तो हाइड्रोजन, यानी कि हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसे बोल सकते हैं पीएच को, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो 0 से लेके 7 तक तो वेरी एसिडिक, और जो 0 वाला होगा, यानी कि वो हमें पता है, जो 0 वाला होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। और जो 14 वाला होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एल्कलाइन होगा, ठीक है, बेसिक होगा। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जहां पर 7 है तो 7 में क्या सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। बाकी आगे की तरफ बेस, और इधर की तरफ एसिड, ठीक है। 6 से ज्यादा स्ट्रांग होगा 5 वाला एसिड। 5 से ज्यादा स्ट्रांग होगा वो एसिड जिसका पीएच क्या है 4। उससे ज्यादा स्ट्रांग जिसका पीएच 2। सबसे स्ट्रांग जिसका पीएच क्या होगा 0 होगा। और सबसे स्ट्रांग बेस वो होगा जिसका पीएच क्या होगा 14 होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। इससे पता, यानी कि 7 से कम की जो वैल्यू है वो क्या दर्शाती है यहाँ पर, एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन यहाँ पर वो दर्शाती है। आगे, वैल्यू मोर देन 7 ऑन द स्केल रिप्रेजेंट आर। और 7 से ज्यादा, मोर देन 7 यानी कि 7 से ज्यादा जो वैल्यू है वो बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्षारीय विलयन को दर्शाती है। चलिए, तो इसे आप जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन से सॉल्यूशन का क्या हमारा पीएच होता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। चलिए, तो पीएच का मतलब हम समझ गए। हमने क्या देखा कि जो 7 है, 7 हमारा न्यूट्रल है। 7 से कम जो भी है वो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे। और 7 से ज्यादा जो भी होंगे वो हमारे एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब देख लेते हैं। देखो 0 पे यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हम जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर की है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर स्टमक। स्टमक यानी कि पेट। अब पेट में भी हमारे एसिड होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारी बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर की है। देखो लेमन है यहाँ पर, लेमन भी क्या है, काफी एसिडिक है। विनेगर भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। अगर हम वाइन की बात करते हैं, वाइन भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। आगे अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो इनके मुकाबले क्या है, कम एसिडिक है। लेकिन अगर हम एक वाइडर पिक्चर में देखें तो कॉफी जो हम पीते हैं वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर की है, बहुत ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति की है, ठीक है। उसके अलावा मिल्क जो हम पीते हैं, ठीक है, तो मिल्क भी क्या है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक प्रकृति का है। आगे अगर हम पानी की बात करें तो पानी क्या है हमारा, देखो पानी हमारा होता है न्यूट्रल नेचर का। कैसा नेचर का, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन हम जिसे बोलते हैं। तो पानी ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। बाकी अभी तक हमने जो भी पढ़े वो सारे ही क्या है, हमारे एसिडिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बेस की बात करते हैं, एल्कलाइन की बात करते हैं। जो हमारा ब्लड है, ठीक है, या बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं, ठीक है, अपने फूड में, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको दूधिया मैग्नीशिया भी हम बोलते हैं, तो दूधिया मैग्नीशिया जो है वो भी कैसा होता है, वो भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। आगे अगर बढ़े, हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया भी क्या है हमारा, बेसिक नेचर का होता है। अब सोप यानी कि साबुन, हमें पता है साबुन, ब्लीच, ये सारे ही क्या है, हमारे बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। इनका पीएच क्या है, सबका 7 से ज्यादा है, तो यानी कि 12 और 13। सोप और ब्लीच का जो पीएच है काफी ज्यादा है, यानी कि ये काफी ज्यादा बेसिक होते हैं नेचर में।
जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारे स्टमक में, लेमन में और HCl जो है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वैसे ही हमारा जो साबुन है या ब्लीच, अमोनिया की बात करें, ये क्या है, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है ड्रेन क्लीनर, यानी कि जिससे हम नाली साफ करते हैं। एक पाउच टाइप का आता है जो नाली में डाला जाता है और नाली साफ हो जाती है। तो ड्रेन क्लीनर जो है वो हमारा हाईली एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, हाईली एल्केलाइन नेचर का होता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा की यानी कि डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर है और उनका पीएच हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल एसिड के और बेस के आप नोट कर लीजिए और स्केल जो है अपनी कॉपी में बना लीजिए। चलिए, तो पीएच स्केल तक भी आज हमने जो है काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। इस बीच में जो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आगे का जो है सेशन हम जारी रखेंगे अपने आने वाले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।